डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पैसिव वॉइस आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अधिकतर स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे टेंस नहीं आता इसलिए मुझे पैसिव वॉइस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज कुछ स्टेप बताऊंगा। हालांकि आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी बेसिक पॉइंट है, ठीक है ना, जो आपको अगर जानकारी हो तो हमें लगता है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको दोबारा पैसिव वॉइस ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि ये चीज आपको, ये बेसिक पॉइंट आपको आता है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए, ठीक है ना, कि वॉइस में जो वॉइस है वो एक्टिव और पैसिव है। तो हमारी एग्जाम में एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों आता है। ठीक ना, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों आता है। अब ये देखना है कि एक्टिव किसे कहते हैं। तो कोई भी टेंस, जिस टेंस को आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने जानता है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आई कैन स्पीक इंग्लिश जो है ना, ये जो सेंटेंस आप बनाते हैं एक्टिव है। चाहे कोई भी टेंस, आप कोई भी टेंस, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ही इज गोइंग, तो ये ही इज गोइंग क्या है, तो एक्टिव है। यानी कि जिस टेंस को आप पढ़े हैं, जो टेंस को, वो टेंस को हम एक्टिव कहते हैं। और हमारे एग्जाम में इसी एक्टिव को बनाने के लिए पैसिव आता है, चाहे पैसिव दिया रहता है उसको एक्टिव के लिए 4 ऑप्शन दिया रहता है। अब हम पॉइंट पे समझेंगे सबसे पहले कि आखिर एक्टिव से पैसिव और पैसिव से पॉइंट क्या होना चाहिए। कि हमको टेंस नहीं भी आता है, हमको बहुत कुछ नहीं भी आता है, इसके बावजूद भी आंसर हम विद इन मिनट, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम 30 सेकेंड लेंगे और क्वेश्चन को हम आंसर दे देंगे। हालांकि पूरा जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जितने एग्जाम में आए हुए हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि रियली ये फैक्ट काम कर रहा है। और आपको 4 ही स्टेप ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, आखिर जो भी मोडल्स वर्ब हैं, जितना भी मोडल्स वर्ब हैं, मोडल्स वर्ब अगर नहीं आता है कि मोडल वर्ब क्या होता है तो वो छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि केवल मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट और ऑट टू, अगर ये चीज दिखाई दे आपको कहीं भी एक्टिव में, तो पैसिव में ही यही चीज दिखाई देना चाहिए। अगर पैसिव में वर्ड नहीं दिखाई देते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए आखिर वो जो है ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी कि मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट और यानी कि जितने भी मोडल्स वर्ब्स हैं उसका हेल्पिंग वर्ब वही रहता है। यानी कि सबसे पहला स्टेप है हमारा हेल्पिंग वर्ब ध्यान है। यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो नहीं बदलता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता है। ठीक है, दूसरा चीज, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप में आपको थर्ड फॉर्म है। अगर पैसिव वॉइस में है सेंटेंस तो उसमें थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है कि नहीं, वर्ब का तीसरा रूप। अगर वर्ब का तीसरा रूप नहीं दिखाई देता है तो समझिए कि वो पैसिव वॉइस करेक्ट नहीं है, वो गलत है। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, यानी कि पहला स्टेप आपको, पहला स्टेप हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है। हालांकि हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उससे एकदम क्लियर होगा जो एग्जाम में आए हुए और कैसे आंसर देना है। तीसरा स्टेप आपको देखिए, तीसरा स्टेप, अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव में है तो आपको उसमें इज एम आर ढूंढना है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें वाज और वर ढूंढना है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है तब तो वो ऑप्शन सही है, नहीं दिखाई देता है तो ऑप्शन गलत है। इसको भी हम अभी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, आप बने रहिएगा और देखिए कैसे होता है। ठीक है ना, और वही चीज देखिए, अगर पैसिव में आपको इज एम आर दिखाई देता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर पैसिव में सेंटेंस वाज वर दिखाई देता है तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में सीधा संबंध V1 और V5 से है और पास्ट इंडेफिनिट में V2 से है। इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 4 में कि हमको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में बहुत
प्रॉब्लम नहीं है, नाम केवल सब्जेक्टिव केस से लड़का दिग्भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज होता है। किसी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस और किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा, इसी को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वी है तो अस, ही है तो हिम, सी है तो हर, यू है तो इन, दे है तो देम। इसके बाद कोई बदलता नहीं है। यानी कि यही जो सेट है 4 स्टेप पे हम लोग काम करेंगे। हालांकि हम लोग के 12 क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर स्टेप 1 पे ही मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टेप 1 अगर मिस करता है तो स्टेप 2 पे मिलता है, स्टेप 2 मिलता है तो स्टेप 3 पे आते हैं, और स्टेप 3 खत्म होता है स्टेप 4 पे आते हैं। बाई वाला उतना झमेला नहीं है, बाई वाला जो लास्ट में है वो उतना नहीं है, ये स्टेप 1 ही पे मिल जाता है। हालांकि हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जरूर पता लग जाएगा, ठीक है। और इसको आप पहले स्टेप को लिख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसको लिखिए स्टेप को। देखिए क्वेश्चन है कि यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। ये हम लोगों का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जारी किया है उसमें ये क्वेश्चन है कि यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। मैंने बताया था, जस्ट मैंने बताया था कि स्टेप आपको बताया था कि सबसे पहले अगर मॉडल वर्ब्स दिखाई दे, जैसे देखिए यहाँ पर मस्ट दिखाई दे रहा है, मॉडल वर्ब मस्ट दिखाई दे रहा है, इस मस्ट के बाद कोई बी और हैव नहीं लगा है, अगर वो रहता तो उसको भी ढूंढते हैं हम इसमें, ठीक है ना, मस्ट। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए में मस्ट ढूंढेंगे। मस्ट दिखाई दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब मस्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, सेंटेंस हो ही नहीं सकता है कभी आंसर, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा चीज देखिएगा, दूसरा ऑप्शन होंगे, मस्ट आ रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, मस्ट दिखाई दे रहा है, मस्ट इसमें दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब सी पे आते हैं, ये हो सकता है आंसर, लेकिन अब देखना है कि कहीं और मस्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्ट दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे मस्ट दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता है। जब आपका 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में मस्ट दिखाई नहीं रहा है, तो अब माइंड कहाँ इस्तेमाल करना है, आंसर हो गया आपका, यानी कि इसका, ठीक है ना, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल का पैसिव वॉइस ये आपका होगा, जो कि मॉडल पेपर में जारी किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ था, ठीक है, देखिए सेंटअप एग्जाम, ये जो सेंटअप एग्जाम हुआ था, इस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है कि इस एक्टिव का पैसिव बनाना है, इस एक्टिव का पैसिव बनाना है। ही कुड हैव डन दैट, ठीक है। हमने कहा कि सबसे पहला स्टेप हम हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब कुड हैव लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कुड हैव लगा हुआ है। हम आंसर में ढूंढेंगे कि कुड हैव पहले कहाँ दिखाई, क्योंकि चेंज नहीं होता है कुछ। मैंने बताया है कि मॉडल्स वर्ब में चेंज नहीं होता है, एक्टिव में जो वहीं पैसिव में दिखाई देना चाहिए। कुड हैव इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है, कुड हैव इसमें दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं। कुड हैव इसमें दिखाई दे रहा है, कुड के बाद हैव नहीं, ऐड दिया, ये हो ही नहीं सकता है। कुड के बाद हैव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा, ये भी नहीं हो सकता है। कुड के बाद हैव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि 3 तो ऐसे ही गलत हो गया, आंसर ये हो गया। आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि सबसे पहला स्टेप हेल्पिंग वर्ब है 12th क्लास के लिए। अब देखिए, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में, एक 2020 में क्वेश्चन आया था कि बाय होम वाज रामायण रिटेन, किसके द्वारा रामायण लिखा गया था, और ये पैसिव वॉइस में है। आप बहुत अच्छी तरह समझिए कि हु अगर है वर्ड तो उसका पैसिव बाय हुम होता है, और बाय हुम है तो उसका एक्टिव हु होता है, तो ये पैसिव में है। इस पैसिव को आपको एक्टिव में आंसर देना है। मैंने अभी बताया जस्ट कि स्टेप 1 में हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब वाज है तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में कौन सा है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का है। तो हम इसमें ढूंढेंगे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस कौन है, क्योंकि स्टेप 2 में दिखाए थे ना, अभी बताए थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, वाज और रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट, इज एम आर रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हमको एक्टिव में क्या करना है कि एक्टिव में हमको ये देखना है कि इसमें पास्ट इंडिफिनिट कौन है। तो हम जानते हैं कि हु के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, और हु के बाद देखिए ये थर्ड फॉर्म है, ये हो ही नहीं सकता है। हु के बाद सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, देखिए हैव दिया है, ये नहीं हो सकता है। ऐसे वाज है तो हैव कहाँ से आ गया, ये तो फंक्शन पे चल रहे हैं।
ठीक ना। ये हु के बाद देखिए सेकेंड फॉर्म है, ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन इसके बाद डी पर भी आएंगे हम। हु के बाद देखिए हैज, वाज है तो हैज कहाँ से आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि सी आंसर हो गया। बहुत कुछ नहीं लगाना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे आपसे, और ये क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, द विंडोज हैव बीन, जहां बीन लग गया पैसिव हो गया, यानी कि इस पैसिव को भी हमको एक्टिव में बनाना है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जब केवल वाज वर और इज एम आर वाला प्रेजेंट इन्हीं पास्ट इंडिफिनिट, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हैव बीन है तो हमको आंसर में हैव चाहे हैज दिखाई देना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगता है, दो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि मैंने मॉडल वर्ब में कहा था कि वो सेम टू सेम होता है, बाकी में नहीं कहा था, ठीक है ना। हालांकि आपको सिंगुलर और प्लूरल भी ध्यान देना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। हालांकि हैव है तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देंगे कि हैज या हैव किस में दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिए हैज दिखाई दे रहा है, ये सही हो सकता है। इसमें हैव दिखाई दे रहा है, ये कभी नहीं होगा, या तो हैज दिखाई देना चाहिए तो हैव दिखाई देना चाहिए। एक्टिव पैसिव का यही फॉर्मूला है, ये हैज दिखाई दे सकता है, ये आंसर सही हो सकता है। देखिए इसमें हैज नहीं दिखाई दे, नहीं हो सकता है। अब तो 50-50 चांस बना। हमारा पहला स्टेप हेल्पिंग वर्ब वाला खत्म हुआ, दूसरा स्टेप शुरू होता है मेन वर्ब वाला। मेन वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म है कि नहीं, अगर ये हैज दिखाई दे रहा है, यहाँ भी हैज दिखाई दे रहा है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्लीन, ये तो V1 है और इसका थर्ड फॉर्म ये है, यानी कि ये नहीं हो सकता, आंसर ये होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अभी देखिए अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये 2018 में आया है, और 2018 में क्वेश्चन है कि वाई डू यू टेल अ लाई। अब जैसे ही डू दिखाई दिया आपको ये माइंड में आ गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हमको इज एम आर ढूंढना है, तो किस में इज एम आर है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, मामला फंस रहा है। अब दूसरे स्टेप पे आएंगे कि थर्ड फॉर्म किस में है, तो देखिए इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, फिर मामला फंस रहा है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि ये वाला जो है ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में मैंने बात किया था, सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अलाई यहाँ पे आया है कि नहीं, तो वाई के बाद अलाई है, तो इज होना चाहिए। वाई के बाद हमारा स्ट्रक्चर है कि इज होना चाहिए, ठीक है। ऐसी भी एक चीज देखिए कि इज के बाद कहीं भी बी आप नहीं देखे होंगे, ठीक है ना। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बीइंग कहाँ से आ जाएगा, बीइंग कहाँ से आ जाएगा, तो दो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। देखिए अब आपको जहां पे हेल्पिंग वर्ब सूट नहीं करेगा वहां पे ये नहीं है कि बस आपने बाजी मार लिया, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक करिएगा, रुकिएगा, ठीक है ना, और सिर्फ गेम खेलिएगा, ठीक ना। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आंसर करके और चले जाइएगा, ठीक है। बहुत भले कंफ्यूजन हो जाए तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे चलिएगा, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को करना है। तो अगर 5 क्वेश्चन पैसिव वॉइस में आता है, उसमें से एक क्वेश्चन छूट ही जाता है, तो बहुत वो सेंसिटिव नहीं और सोचनीय विषय नहीं है, इसे कंसीडर मत करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है तो ऐसे कोशिश करिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपका ऐसे ही गलत हो गया, 2 ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए वाई के बाद आप इतना तो जरूर जानते होंगे कि किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, किसी भी इंट्रोगेटिव के बाद जस्ट है, तो जस्ट इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, यानी कि सी आंसर सही है। तो कभी कभी उस पर अगर नहीं पकड़ में आता है तो थोड़ा सा आगे भी गेम खेलने की कोशिश करिएगा, स्टेप 1 स्टेप 2। अब देखिए ये सेंटेंस, मार्सा इज रीडिंग अ नोवेल, इज है, यानी कि ये सेंटेंस इज में आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस हो गया। वाज में आई लगता पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता, तो इज है तो आपको इज और आर ही दिखाई देना चाहिए, इज एम आर। तो अब इसमें पहले इस स्टेप को खेलिए कि इज एम आर किस में लगा है, तो देखिए इसमें इज नहीं दिखाई दे रहा, ना आर दिखाई दे रहा है, ये गलत है। इसमें भी इज एम आर नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है, ठीक है ना। इसमें इज दिखाई दे, इसको छोड़ दीजिए, इसमें भी इज एम आर नहीं दिखाई दे, इसको भी छोड़ दीजिए। 3 जब आपका गलत हो गया तो आंसर हो गया। देखिए ये 2019 का पेपर है, तो इतना आसान होता है, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन को 10 से हट करके अलग भी देता है। देखिए क्वेश्चन ये दिया है लेट से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट का एक कंसेप्ट आप जानिए,
कि लेट कहीं भी रहता है तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ये पहले माइंड में रख लीजिए ये बात, अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए कंसेप्ट कि लेट अगर कहीं भी आता है तो लेट के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस समझ रहे हैं ना, जैसे मी, हिम, हर, अस, देम, ये रहना चाहिए लेट के बाद। अगर दूसरा कुछ लिखते हैं लेट के बाद तो वो सेंटेंस गलत है। मान लीजिए, देखिए लेट के बाद यहाँ पे आई लिखा गया है, यानी कि सब्जेक्टिव केस लिखा है, ऐसे ये गलत हो गया। हालांकि इसका एक्टिव बनाना है, ठीक है। और दिस इज टू बी डन, ये ऐसे ही नहीं होगा, जब लेट है तो इसका भी लेट होगा। जब लेट पैसिव दिया है तो लेट ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाई मी है और ये इधर आना चाहिए, तो इधर आना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी को आंसर मारेगा, लेट आई, ठीक है ना। लेकिन इसका लेट आई नहीं बल्कि लेट मी होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि अस तो हो नहीं सकता है जब इधर आएगा। तो इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि इधर वाला जो है शुरू में लिखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है। उतना तो आप नहीं है, इसी तरह से 12th में नहीं चले गए, जन्म लिए होंगे और 12th में पहुंच गए होंगे, उतना तो आपके पास अवश्य जानकारी होगी। इस तरह से पैसिव वॉइस में हमें लगता है कि इसके बाद यानी कि स्टेप 1 हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा खेल होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं पकड़ में आता, थर्ड फॉर्म पे आइए। थर्ड फॉर्म नहीं पकड़ में आता है तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आइए और इसके बाद एक सीक्वेंस देखिए। लेकिन हमें लगता है कि थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन गेट, ठीक है। अगर 5 में 4 क्वेश्चन भी आप पकड़ लेते हैं तो आप एक गेम को छोड़ सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो नरेशन के लिए भी हम फिर लेकर आएंगे। इसके बाद पूरा जितने भी ग्रामर हैं ये सभी का हम वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।